घर सिर्फ एक मकान नहीं है, एक इमोशन है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है बिकॉज हमारी ज़िंदगी में अपना खुद का घर खरीदने का मौका सिर्फ एक या दो बार ही आता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेने से पहले हम पूरा सोचे समझे और पूरी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ ये डिसीजन ले, ताकि हमें आगे चल के लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अपना ड्रीम हाउस या ड्रीम घर खरीदने से पहले आपको कैसे फाइनेंशियली प्लान करना चाहिए। और हाँ, क्योंकि ये डिसीज़न हर किसी की लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे महंगा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को या मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोगों को ये अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए होम लोन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें ये वीडियो देखने की क्या ही ज़रूरत है या फिर हमें अपने घर खरीदने के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाने की क्या ही ज़रूरत है कि हम होम लोन ले लेंगे, बट अगर आप 1 करोड़ का होम लोन भी लेते हो तो उसमें एटलीस्ट आपको 20% डाउन पेमेंट करना पड़ता है, विच मीन्स 20 लाख, प्लस कुछ गवर्नमेंट चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, और मे बी अगर आप फर्निशिंग भी कराओगे तो आपको एटलीस्ट एडिशनल 10 to 15 लाख चाहिए। मीन्स आपको टोटल एक घर खरीदने के लिए, 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए 30 से 35 लाख रुपए आपके पास इन हैंड होने चाहिए। सो 35 लाख रुपए जिसमें सिर्फ डाउन पेमेंट और कुछ गवर्नमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं, उतनी अमाउंट इकट्ठी करने के लिए भी आपको एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लान की ज़रूरत है। सो ये वीडियो सबके लिए है। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो की शुरुआत इस क्वेश्चन से करते हैं कि व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम हाउस। सो ऑब्वियसली घर खरीदने की फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस दैट यू आर गोइंग टू बाय। और कभी भी घर खरीदने की कॉस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, जिनको आप हिडन भी बोल सकते हो। सो वो एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल प्राइस ऑफ द हाउस, सेकेंड इज स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, थर्ड इज रजिस्ट्रेशन चार्जेस, so fourth is no dues certificate if you are buying a second hand property, fifth is broker commission अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू घर लेते हैं, एंड सिक्स्थ इज एडिशनल प्रॉपर्टी वैल्यू कॉस्ट। तो अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे घर खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उसका 10-15% तो उसकी कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाती है। सो नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द ट्रेंड इन द प्रॉपर्टी प्राइजेस कि हिस्टोरिकली इंडिया में कैसे प्रॉपर्टी के प्राइजेस राइज या फॉल किए हैं। और ये चीज़ जानने के लिए, प्रॉपर्टी प्राइजेस का ट्रेंड जानने के लिए एक इंडेक्स है NHB रेसिडेक्स। सो नेशनल हाउसिंग बैंक का एक इंडेक्स है रेसिडेक्स, मींस रेसिडेंशियल इंडेक्स, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे इंडिया के मेट्रो सिटीज़ और जो भी मेजर सिटीज़ हैं उनमें प्रॉपर्टी प्राइजेस के राइज और फॉल को वो ट्रैक करता है। और उनके डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट 8 साल में, लाइक फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2013 से इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइजेस हर साल 5% के रेट से इंक्रीज हुए हैं। बट एनालिसिस करते वक्त हम 5% की जगह अग्रेसिव 8% एज डेटा यूज़ करेंगे ताकि हमारी प्रिडिक्टेड घर की कॉस्ट ज़्यादा आए और हम ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लें, मतलब वो पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम 5% की जगह 8% आगे अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे। सो एक एग्जाम्पल से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि रोहन, जो कि एक पर्सन है जो आज बैंगलोर में रह रहा है, जिसका एक ड्रीम है कि वो 2 BHK फ्लैट खरीदे जिसकी आज की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है। और सिंस रोहन आज 20% का डाउन पेमेंट करके और 80% लोन लेके वो ड्रीम अपना फुलफिल कर सकता है, बट उसके लिए भी उसको 20% मीन्स 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। और क्योंकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है, लाइक गवर्नमेंट चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस और ब्रोकर फीस अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू वो घर लेते हैं। तो ये सारी कॉस्ट भी आपको एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ योर हाउस तक पड़ जाती हैं। मीन्स 10% ऑफ 1 करोड़ मीन्स 10 लाख रुपए आपको एडिशनल सिर्फ इन कॉस्ट के लिए चाहिए। और अगर रोहन ये डिसाइड करता है कि वो घर का थोड़ा फर्निशिंग भी कराएगा और फर्नीचर परचेज करेगा तो रोहन को 3 लाख रुपए एडिशनल चाहिए। सो रोहन को आज की डेट में भी अगर बैंगलोर में इवन लोन पे भी घर खरीदना है तो उसको एटलीस्ट 33 लाख रुपीज़ उसके पास होने चाहिए। और 33 लाख रुपीज़ तक की सेविंग्स कर पाना वो विदाउट एडवांस प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए घर खरीदने से पहले स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोज रोहन वो घर खरीदने का प्लान आज से 10 साल बाद का कर रहा है, और क्योंकि हमने NHB रेसिडेक्स के इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा था कि इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइजेस 5% की रेट से इंक्रीज हो रहे हैं,
बट हम अग्रेसिवली 8% लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी एडवांस आए और हम ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर पाएँ। तो 8% की रेट ऑफ राइज के अकॉर्डिंग 10 साल बाद वही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रोहन को 2 करोड़ के अराउंड कॉस्ट करेगी। सो रोहन को अगर 1 करोड़ के लिए 33 लाख रुपीज़ अपफ्रंट चाहिए थे, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 साल बाद बाय करने के लिए उसको 66 लाख रुपीज़ अपफ्रंट चाहिए होंगे। तो 10 साल बाद रोहन को अपना ड्रीम हाउस फंड करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 60 to 65 लाख रुपीज़, और एग्जैक्टली बोलूँ तो 66 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब देखते हैं कि रोहन को मिनिमम हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए टू फंड दिस ड्रीम। सो रोहन को हर महीने कितनी मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपना घर खरीदने के लिए, वो जानने से पहले ये ज़रूरी है कि रोहन वो मंथली इन्वेस्टमेंट को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, तब हम वो अमाउंट अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्योंकि 10 साल बाद रोहन को वो घर खरीदना है एंड 10 years इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म गोल, तो रोहन अपना ज़्यादातर पैसा, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ज़्यादातर पैसा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। बिकॉज जो भी ये इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ये लॉन्ग टर्म में थोड़े सेफ भी रहते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं और ये थोड़े प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और थोड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट का थोड़ा अमाउंट रोहन थोड़े सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लाइक बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। सो 10 साल के टाइम पीरियड के लिए आप इक्विटी से एटलीस्ट 14% की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट आप 7% की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये दोनों रिटर्न्स जब आपके दिमाग में है तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने टाइम हॉरिजन और अपने जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं या जो भी घर की कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो लेट्स अज्यूम कि रोहन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 70% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा और 30% बॉन्ड्स में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। सो आज से 10 साल बाद रोहन को अपना 2 करोड़ का ड्रीम हाउस फंड करने के लिए और वो इनिशियल 66 लाख रुपीज़ अपफ्रंट इकट्ठा करने के लिए रोहन को एटलीस्ट 27,000 रुपये हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उस 27,000 का अगर हम 70% लाइक, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है बिकॉज बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे इसमें, बट 27,000 में से उसको एटलीस्ट 21,000 रुपये इक्विटीज़ मीन स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और 6,000 रुपये डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो अपने 66 लाख रुपीज़ 10 साल बाद वो इकट्ठे कर सके। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि रोहन जो भी इक्विटी और डेट का इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको हर महीने कितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगी और कितना परसेंट उसको या कितने इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो ये अमाउंट बनेगी, और कितना परसेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है ताकि ये अमाउंट बनेगी। और ये डेटा आपके स्क्रीन पे है, आप ये वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या रेफरेंस के लिए इसको मैं नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो और ये 70-30 जो भी प्रपोर्शंस हैं ये एग्जैक्टली नहीं है, ये एक रफ एस्टिमेट्स हैं बिकॉज एग्जैक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये रफ एस्टिमेट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपको कितना अमाउंट हर महीने इक्विटीज़ और बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आप अपने ड्रीम हाउस का इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने रोहन के केस में देखा कि उसने अपना 66 लाख रुपीज़ का अपफ्रंट कॉस्ट 10 साल बाद एक्यूमुलेट करने के लिए ये डिसाइड किया कि वो 70% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा और 30% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। पर इक्विटी और डेट में भी ऐसे वो कौन से स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आप एज अ रेफरेंस सोच सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक डेटा शीट प्रिपेयर की है, एक्सेल शीट प्रिपेयर की है, जिसमें लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल के सारे इक्विटी और डेट के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रिटर्न स्पेसिफाइड है। सो इन रिटर्न्स की हेल्प से आप अपने ड्रीम फंड जो आपको पैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग और कितने टाइम में वो पैसा चाहिए, ये दोनों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और ये डेटा शीट का रेफरेंस या सोर्स ऑफ दिस डेटा इज फ्रॉम द लाल स्ट्रीट मैगजीन, सो थैंक्स टू देम। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे रोहन ने 70-30 का परसेंटेज डिसाइड किया था और क्योंकि उसका गोल ड्यूरेशन 10 साल बाद का था तो अपने वो 27,000 में से 70% 21,000 रुपये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या इवन इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और 30% पैसा जो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने वाला था उसके लिए रोहन के पास ऑप्शंस हैं कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन, मिड टू लॉन्ग ड्यूरेशन
या फिर मीडियम ड्यूरेशन वाले डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये रिटर्न्स हम कहाँ से जज कर पा रहे हैं, वो हमारी एक्सेल शीट की वजह से। सो ये एक्सेल शीट में जो भी हिस्टोरिकली हर एक एसेट क्लास या हर एक इन्वेस्टमेंट के जो भी रिटर्न्स थे विद टाइम ड्यूरेशन, ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग किस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है। सो जस्ट अ वार्निंग या एक डिस्क्लेमर ये है कि जो पास्ट रिटर्न्स होते हैं वो ये ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर रिटर्न्स को भी रिप्रेजेंट करे। सो इसलिए आपको अपने गोल्स, अपने रिस्क प्रोफाइल और जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, जितने में आपको वो पैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके वो डिसीजन लेना चाहिए कि आपको किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है। सो अगर हम वीडियो को समअप करें तो फर्स्ट स्टेप है इसकी आपको अपने घर की कॉस्ट निकालनी है, आज की कॉस्ट। फिर आपको उसकी फ्यूचर कॉस्ट निकालनी है जो कि आपको 8% के रेट से एनुअली इंक्रीज़ करनी है। तो आप 5 या 10 साल बाद जो भी आपकी घर की कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी। फिर आपको डाउन पेमेंट, गवर्नमेंट चार्जेस, ब्रोकर फीस, ये सारी फीस का एक फाइनल अपफ्रंट कॉस्ट निकालना है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा अगर आप होम लोन पे भी घर लेते हैं। फिर आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और कितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज डिसाइड करने कि आप इक्विटी और डेट में कितना इन्वेस्ट करेंगे। फिर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक निकालनी है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका वो अपफ्रंट कॉस्ट इतने सालों बाद आपको मिल जाए। और लास्ट स्टेप ये होगा कि आपको अपने इक्विटी और डेट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग और आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में वो पैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पिक करने हैं जहाँ पे आप अपना मंथली SIP वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सो इस वीडियो में जो भी हमने डेटा यूज़ किया वो सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने डाउट्स कमेंट करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, हमारा एनालिसिस रिसर्च पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।